Hello everyone, how are you all? So this is our sixth lecture of English Pedagogy. तो CTET 2025 पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए इवेल्युएशन टॉपिक आज हम क्लियर करेंगे। तो इवेल्युएशन आपका ये सारे ही जितने भी आपके CTET में सब्जेक्ट्स आते हैं सब में कॉमन रहता है। तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है और यहाँ से सारी जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उन चीजों को हम कवर करेंगे इन इवेल्युएशन। ठीक, तो इवेल्युएशन टर्म एक ब्रॉड टर्म है जिसका जो हिंदी मीनिंग है वो है आपका क्या, मूल्यांकन, राइट। अब मूल्यांकन के अंदर दो टाइप की चीजें आती हैं, एक आता है आपका मेजरमेंट और एक आता है आपका क्या, असेसमेंट। मेजरमेंट की बात हम यहाँ नहीं करते क्योंकि बच्चों के लिए हम क्या करते हैं, उनकी लर्निंग का असेसमेंट करते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हम इवेल्युएशन के अंदर एक ही टर्म पढ़ेंगे जो है आपका क्या, असेसमेंट। और असेसमेंट आपका कितने टाइप से होता है वो चीजें जानना जरूरी है। तो राइट, हम बात करते हैं किसकी, असेसमेंट या आकलन की। किसकी, असेसमेंट की। इसको आप आकलन भी बोलते हैं। तो यहां से हिंदी पेडागोजी पे आपका क्लियर होता जाएगा। अब असेसमेंट आपका कितने तरीके से होता है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहला होता है आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग, दूसरा होता है ऑफ लर्निंग, थर्ड वन इज एज लर्निंग एंड द फोर्थ वन इज इन लर्निंग। क्वेश्चन एक बार इन लर्निंग पे भी आ गया था, बट हमारे पास जो मेन इंपॉर्टेंट चीजें रहती हैं वो कौन सी रहती हैं, फॉर, ऑफ एंड एज। इनसे क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं, राइट। बट हम इस टाइम पे इन चारों को कवर करेंगे। क्लियर। तो सबसे पहले बात करते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग की। असेसमेंट फॉर लर्निंग मीन्स आपको अधिगम के लिए अगर आकलन करना है, फॉर का मतलब होता है के लिए, ठीक। तो अगर अधिगम के लिए आपको आकलन करना है तो आप क्या करेंगे, बच्चे ने जितनी भी चीजें पूरे साल की जितनी भी चीजें हैं उन सबको उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इंक्लूड करना पड़ेगा। जैसे अगर मैं बात करूं कि बच्चा गेम्स में बहुत अच्छा है या वो लाइफ स्किल्स में बहुत अच्छा है या फिर वो आर्ट एंड क्राफ्ट में बहुत अच्छा है, राइट, या अदर कोई एक्टिविटी है जिसमें वो बहुत अच्छा है, तो हम असेसमेंट के अंदर उन चीजों को भी लेते हैं। ठीक। सेकेंड टर्म जो आपका आता है वो आता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग या अधिगम का आकलन। तो ये वाला जो टर्म है ये आपका होता है प्रोडक्ट बेस। प्रोडक्ट बेस, प्रोडक्ट बेस से आप क्या समझते हैं कि जो आपको फाइनल आउटपुट मिलता है। फाइनल आउटपुट का क्या मतलब है कि लास्ट में जब आपका एनुअल एग्जाम हो जाते हैं और उसके बाद में आपको मिलती है एक मार्कशीट जिसके अंदर आपको क्या किया जाता है, आपके मार्क्स होते हैं कि सब्जेक्ट में आपके कितने मार्क्स आए हैं। तो वो टर्म जो आता है आपका लास्ट वाला वो आता है अधिगम का आकलन में या असेसमेंट ऑफ लर्निंग में। तो ये फाइनल है, तो ये समेटिव जो असेसमेंट है उसका एक एग्जांपल कह सकते हैं आप। तो यहां पे आप लिखेंगे समेटिव असेसमेंट। क्लियर। और अगर मैं बात करूं किसकी, असेसमेंट फॉर लर्निंग की, तब आप बात करेंगे किसकी, फॉर्मेटिव असेसमेंट की। किसकी, फॉर्मेटिव असेसमेंट। क्योंकि ये आपको हर एक स्टेज पे बच्चे की चेक करना है तो इसलिए ये क्या होता है, आपके बीच बीच में लिए जाते हैं एग्जाम। जैसे समेटिव असेसमेंट में तो आपका लास्ट में था कि हाफ ईयरली हो गया या फिर आपका एनुअल हो गया, बट यहाँ पे क्या है, आपके बीच बीच में जो यूनिट टेस्ट होते हैं, पीरियोडिक टेस्ट होते हैं, जिनकी हेल्प से क्या करता है, टीचर आपकी सारी स्किल्स को चेक कर लेता है। क्लियर है। तो वो चीजें आ जाती हैं किसमें, फॉर्मेटिव असेसमेंट में। किसमें आती हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट में। और यहां से आपको क्विजेस हो गया, पजल्स हो गए या फिर यूनिट टेस्ट हो गए या इन बिटवीन कोई भी किसी भी तरीके की डिस्कशन करा रही है टीचर, वो सारी चीजें किसमें कवर हो जाएंगी, फॉर्मेटिव असेसमेंट में। यहां से टीचर आपका ओवरऑल जो चीजें हैं वो चेक करता है। और साथ ही साथ एक और अच्छी बात है असेसमेंट फॉर लर्निंग में कि यहाँ पे जो प्रॉब्लम एरिया है वो भी टीचर क्या करता है, डायग्नोस करता है। समेटिव में
ये नेगेटिव पॉइंट था कि वहां पे जो आपका फाइनल रिजल्ट आ गया, अब उसमें इंप्रूवमेंट पॉसिबल नहीं है। वहां पे तो बस आपका ये चेकआउट हो गया कि आपने पूरे साल क्या किया। जैसे एक 10th स्टैंडर्ड का बच्चा अगर पूरे साल बहुत मेहनत से पढ़ाई करता है बट उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आता, तो उसके पेरेंट्स यही बोलेंगे कि तूने पूरे साल क्या किया, राइट। तो ये क्या देता है, ये आपको फाइनल प्रोडक्ट देता है कि आपका अब रिजल्ट कैसा रहा। यहाँ पे इंप्रूवमेंट की गुंजाइश नहीं है, बट आपको असेसमेंट फॉर लर्निंग ये बताता है कि पूरे साल भी आप कैसे रहे हो, है ना। हो सकता है कि कोई बच्चा बाकी एक्टिविटीज में, हर चीज में बहुत अच्छा गया हो, पढ़ाई में भी बहुत अच्छा गया हो, लेकिन लास्ट में उसका रिजल्ट नहीं निकला, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो यूजलेस हो गया। क्लियर। तो इसलिए असेसमेंट फॉर लर्निंग इज बेटर देन असेसमेंट ऑफ लर्निंग, राइट। अब बात करते हैं किसकी, असेसमेंट एज लर्निंग की। तो ये होता है आपका सेल्फ असेसमेंट, जो आप या तो खुद से करते हैं या फिर आप अपने पीयर्स की हेल्प लेते हैं, जो आपके साथ में पढ़ रहे होते हैं बच्चे, उनके साथ की, उनके फ्रेंड्स के साथ में आप क्या करते हैं, खुद का क्या करते हैं, असेसमेंट करते हैं। वो आपको बताएगा आपकी प्रॉब्लम एरिया, आप उसको बताओगे। क्लियर। या फिर आप खुद से आपका असेसमेंट करोगे। कैसे, जैसे यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक टॉपिक हमने डिस्कस किया, आज हम इवेल्युएशन कवर कर रहे हैं, तो इसी का एग्जाम्पल लेते हैं कि हमने ये टॉपिक पढ़ा, उसके बाद में मैंने तुरंत उसके क्या करा दिया, आपको क्वेश्चंस करा दिए, तो वो आपका हो गया किसमें, असेसमेंट फॉर लर्निंग में आ गया। मैं जो आपको यहाँ पे क्वेश्चंस कराती हूँ वो किसमें आ गए, असेसमेंट फॉर लर्निंग, कि अभी तक मैंने जितना पढ़ाया उसमें आपने कितना कवर अप कर लिया, या प्रॉब्लम एरिया क्या है ये पता लग गया। देन आप बात करते हैं किसकी, असेसमेंट ऑफ लर्निंग की। तो ये तब पता लगेगा जब आप सीटेट का एग्जाम अच्छे मार्क्स से पास आउट कर लोगे, तो पता लगेगा कि आपने कितने अच्छे से उस चीज को किया। तो वो फाइनल रिजल्ट है, आप उसमें इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते। ओके। देन आता है असेसमेंट एज लर्निंग। तो यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे आपने जब ये लेक्चर क्लोज हो गया उसके बाद में आपने क्या किया, खुद से अदर बुक से या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फिर से लगा के देखिए और देखा कि अब आपको कितना समझ आया या आपकी प्रॉब्लम कहाँ पे। तो ये चीज आ जाती है किसमें, असेसमेंट एज लर्निंग में, जहां आप खुद से करते हो अपना असेसमेंट या फिर फ्रेंड्स की हेल्प से। क्लियर है। आई होप इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। तो अब बात करते हैं कि CCE, जिसे हम बोलते हैं कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कॉमन है सब में, ठीक। तो आप इसको लिखेंगे, इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। इस टर्म को अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे भी बात किसकी हो रही है, इवैल्यूएशन की हो रही है, तो वहां पे असेसमेंट की बात हो जाएगी, बट इसमें हमेशा बात की गई है कि आपका जो होना चाहिए, कैसा होना चाहिए इवैल्यूएशन, कंटिन्यूअसली या फिर रेगुलरली होना चाहिए, ठीक। रेगुलरली, ये टर्म इंपॉर्टेंट है। कैसा होना चाहिए, लगातार होना चाहिए, मतलब हर एक स्टेप पे आप चेक करोगे बच्चा कैसा है, ठीक। और यहां पे कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब है स्कोलिस्टिक एंड नॉन स्कोलिस्टिक। क्या मतलब हुआ इसका, ये हो गया आपका करिकुलर और ये हो गया आपका क्या, नॉन करिकुलर। इन टर्म्स को समझेंगे। ये आपको बताता है कि आपकी कॉग्निटिव, आप एक संज्ञान के स्तर पे कितना जा रहे हैं। बेसिकली यहाँ पे आपका चेक करते हैं, वो क्या चेक कर रहे हैं यहाँ पे, कि आपकी सब्जेक्ट में किस तरह की पकड़ है और आपका संज्ञान का स्तर कितना है, आप क्वेश्चंस को आंसर किस तरह से कर पा रहे हो। क्लियर है। तो ये बेसिकली क्या करता है, कॉग्निटिव एरिया को कवर करता है। कौन सा, स्कोलिस्टिक। ओके, समझ आया होगा आपको। अगर मैं बात करूं किसकी, नॉन स्कोलिस्टिक या नॉन करिकुलर की, तो इसमें आपकी वही सारी चीजें आ जाएंगी जो अभी मैंने किसमें बताई थी, फॉर्मेटिव असेसमेंट में बताई थी। कौन कौन सी बताई थी, जैसे आपका लाइफ स्किल्स हो गया, आप जो आपकी डेली प्रॉब्लम्स हैं,
डेली में अगर आपके पास कोई इस तरह की प्रॉब्लम आएगी तो आप उसे कैसे सॉर्ट आउट करोगे, कैसे हैंडल करोगे, आप उसमें पजल तो नहीं हो जा रहे हो, पजल तो नहीं हो जा रहे हो, पैनिक तो नहीं कर जा रहे हो, ये सारी चीजें किसमें आएंगी, लाइफ स्किल्स में आएंगी। दूसरा आ गया आपका क्रिएटिविटी। ठीक है, आप क्रिएटिव कितने हो, है ना। और हमने अभी बात की थी, अभी बात की थी, दूसरी चीज क्या थी हमारे पास, यस, आर्ट एंड क्राफ्ट में कैसे हैं, किसी गेम्स में कैसे हैं, या फिर जो भी आपके डिस्कशन हो रहे हैं उसमें आप किस तरह से बात करते हैं, कितनी आपको चीजें क्लियर हैं। यहाँ पे क्लियर होने का मतलब ये नहीं है नॉलेज से, यहाँ पे मतलब है कि आप कैसे टैकल करते हैं चीजों को। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक और पॉइंट आ गया, गेम्स हो गया, आर्ट एंड क्राफ्ट हो गया, ठीक, डिस्कशन, ये सारी चीजें किसमें आ जाएंगी, आपकी लाइफ स्किल्स और या नॉन करिकुलर एक्टिविटीज में आ जाएंगी। समझ आया होगा आपको। तो अब बात करते हैं कि ये CCE की स्टार्टिंग ही कहां से हुई थी। तो सबसे पहले इसको यहां पे कर रही हूं मैं इस पार्ट को कवर। यहां 2-3 पॉइंट्स हैं, बस आपको वो याद रखने हैं। यस, तो सबसे पहले किसने 1986 में जो NPE नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन ने 1986 में इसका क्या दिया था, सुझाव दिया था। क्या दिया था, सुझाव दिया था। उसके बाद ये NCF 2005, यहां पे इस पे क्या दिया गया, बात पे बल दिया गया। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या कहा गया कि नहीं, बच्चे का अगर प्रेशर कम करना है, प्रेशर इन द सेंस कि आप अगर खाली उसका फाइनल रिजल्ट देखते हैं तो ये एक तरीके से उस पर प्रेशर बनाने वाली बात है। पूरे साल आप चेक कर रहे हैं बच्चे को तो वो पैनिक नहीं करेगा, है ना, बीच बीच में ये चीजें होती रहेंगी। ठीक, उसको हर एरिया को उसको कवर किया जाएगा। जरूरी नहीं है बच्चा पढ़ाई में ही बहुत अच्छा हो। अगर आप बात करें विराट कोहली की तो आप सोच सकते हैं कि अगर वो पढ़ाई करता तो मतलब CTET भी पास आउट होना मुश्किल है ना, लेकिन गेम्स की फील्ड में अगर देखा जाए तो वो कितना कहां तक पहुंच चुका है। उसके पेरेंट्स उससे बोलते हैं कि नहीं बेटा आपको ये करना है वो करना है ना। तो सारी चीजें देखनी है कि बच्चा किस तरीके का है, उसकी अपनी जो इंडिविजुअल चीजें हैं वो कैसी हैं। ठीक है, वो किस फील्ड में आगे बढ़ना चाहता है। तो यहाँ पे NCF 2005 ने कहा था कि जो फाइनल एग्जाम होते हैं उसके वजह से बच्चे क्या करते हैं, प्रेशर लेते हैं माइंड पे। ठीक है, इसीलिए उस प्रेशर को, उस एग्जाम के फियर को कम करने के लिए क्या आया था, CCE आया था। ठीक, तो ये अप्लाई हो गया था आपका कब, 1 अप्रैल 2010 से ये लागू कर दिया गया था। ओके, और सबसे पहले ये हुआ है 9th स्टैंडर्ड के लिए। 9th स्टैंडर्ड के लिए सबसे पहले इसको अप्लाई किया गया था। हालांकि 2009 में इसकी स्टार्टिंग हो गई थी, बट एक लागू करने वाली बात होती है, वो हो गया कब, 1 अप्रैल 2010 में। क्लियर है, इतनी बात आपको समझ आई होगी। तो अब चलते हैं लास्ट पेज पे, जिसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि FA एंड SA मींस फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड समेटिव असेसमेंट का रेशियो कितना रहता है। तो जो पहले सिस्टम था, ये हम बात कर रहे हैं जो पहले सिस्टम था उसकी बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले क्या होता था, पहला एंड दूसरा, उसके बाद एक समेटिव असेसमेंट होता था। ठीक है, मतलब ये वाला आपका कह सकते हैं कि ये हाफ ईयरली है। हाफ ईयरली से पहले इन्होंने 2 तरीके से आपको टेस्ट कर लिया, FA1 एंड FA2 लाके। उसके बाद में हाफ ईयरली के बाद में फिर से 2 हो गए फॉर्मेटिव असेसमेंट, जिसे हम 3 एंड 4 बोलते हैं, और ये हो गया SA2। ये आपका है एनुअल। और किस तरह से इन्होंने सिलेबस को डिवाइड किया हुआ है कि 10-10%, यहाँ पे भी 10%, यहाँ पे भी 10%, यहाँ पे भी 10% एंड यहाँ पे भी 10%। एक्चुअल ये हाफ ईयरली एंड एनुअल, देखो टोटल सिलेबस 100%, तो उसको इन्होंने 50-50% में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। इसमें से 30 तो हो गया कौन सा, SA1, और 30 हो गया SA2, राइट। तो दोनों टर्म की अगर अलग अलग बात करूं तो रेशियो क्या रह गया आपका, या एक साथ ले लेते हैं। तो यहाँ पे कितना हो गया, FA और SA, यहाँ पे 10 + 10 + 10 + 10 मीन्स कितना, 40%,
और ऐसे 30+30 दैट इज 60%। तो अगर आपसे रेशियो पूछा गया तो आप क्या बताओगे, ये रेशियो कितना है, 40:60 का है। आप 2:3 भी ले सकते हो इसको सॉल्व करके। तो यहाँ पे ये चीज आपसे पूछी भी गई है कि इनका रेशियो क्या रहता है। ठीक, जो भी चीजें मैं बता रही हूँ ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है क्योंकि सब कुछ पूछा जा चुका है। ठीक है, अब देखते हैं कि जो अब करंट में चल रहा है वो किस तरीके से चल रहा है। तो इन्होंने क्या करना है कि जो पीरियोडिक टेस्ट है वो ले लेना है 1 एंड पीरियोडिक टेस्ट 2, और पीरियोडिक टेस्ट 1 के बाद में डायरेक्ट ये लेते हैं कौन सा, हाफ ईयरली एग्जाम, जो हो गया आपका क्या, SA1, और PT2 या फिर पीरियोडिक टेस्ट 2 इसके बाद में ये लेते हैं ईयरली। कौन सा लेते हैं, ईयरली। ओके, मतलब आप इसको एनुअली एग्जाम भी बोल सकते हो। ठीक, ये हो गया आपका SA2। तो यहाँ पे PT1 एंड PT2 और हाफ ईयरली एंड ईयरली, यहाँ पे दो थे हमारे फॉर्मेटिव, यहाँ पे इन्होंने पीरियोडिक टेस्ट 2 बार ही लिए, बस यहाँ पे 4 बार लिए पूरे साल के अंदर। क्लियर है, तो यहाँ पे सिलेबस आता था 20%, मतलब आता है, और यहाँ पे भी 20%, और बचा हुआ 80% किस में जाएगा, इसमें जाएगा। ठीक है, बस इतनी चीज आपको क्लियर करनी है इसमें FA एंड SA में। आई होप आपको ये टॉपिक सारे समझ आ गए होंगे, और अब हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चंस पे, जैसे कि बची कुछ चीजें भी हैं आपकी वो बिल्कुल क्लियर हो जाएं। ओके, यस, तो हियर इज योर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, कॉम्प्रिहेंसिव इन CCE एम्प्लाइज दैट, मतलब इस पर्टिकुलर वर्ड का क्या मतलब है, कॉम्प्रिहेंसिव का क्या मतलब है। तो मैंने आपको बताया था ये स्कॉलिस्टिक एंड नॉन स्कॉलिस्टिक दोनों ही एरिया को कवर करता है, मतलब इसमें सारी ही चीजें आ गई जो आपका कॉग्निटिव है, और साथ ही साथ अच्छा एक मैं चीज बताना भूल गई, स्कॉलिस्टिक एंड नॉन स्कॉलिस्टिक। तो यहाँ पे तो आपकी चीजें थी कैसी, संज्ञान के स्तर पे, है ना, कॉग्निटिव, और यहाँ पे जो चीजें हैं वो कैसी हैं, इमोशनल है एंड डायनामिक है। डायनामिक से आप समझते हैं गत्यात्मक है। क्लियर है, तो ये सारी चीजें हो गई, सारा एरिया किस में आ गया, कॉम्प्रिहेंसिव में आ गया, इसमें बच्चे की सारी चीजें हमने कवर कर ली। तो ऑप्शन फर्स्ट इज ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ चाइल्ड्स पर्सनैलिटी हैव टू बी ऑब्जर्व्ड। ऑल द एस्पेक्ट्स लिख दिया तो सीधा आंसर आपका यही हो गया, क्योंकि यहां से हम बच्चे की पर्सनैलिटी ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसके सारे एस्पेक्ट्स को, ना सिर्फ कॉग्निटिव एस्पेक्ट बल्कि इमोशनल एंड डायनामिक भी। क्लियर है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। बाकी आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, फिर भी हम देख लेते हैं इसको। स्कॉलिस्टिक एस्पेक्ट्स ऑफ चाइल्ड, तो यहाँ तो एक ही आ गया, सिंगल नहीं। यहाँ पे नॉन स्कॉलिस्टिक, ये भी गलत। स्टूडेंट शुड बी असेस्ड रेगुलरली, रेगुलरली का मतलब ये नहीं कि आप उनको बार बार, और दूसरा वर्ड कौन सा पूछा आपसे, कॉम्प्रिहेंसिव, तो कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब सब कुछ। क्लियर, तो ये भी नहीं होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं विच इज यस, समेटिव असेसमेंट इज, तो समेटिव असेसमेंट मतलब किसकी बात कर रहा है, SA की बात कर रहा है, और ये किसके अंदर इंक्लूड था, ये आपका फाइनल रिजल्ट। ठीक है, ये आपका बात कर रहा था किस पे, फाइनल रिजल्ट, है ना। तो ये क्या हो गया आपका, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, आपने क्या प्रोडक्ट दिया, आपने लास्ट में क्या प्रोडक्ट दिया, वो आ गया आपका किसमें, समेटिव असेसमेंट या असेसमेंट ऑफ लर्निंग। क्लियर, द थर्ड वन इज फॉर्मेटिव असेसमेंट इज असेसमेंट। यहाँ पे किसकी बात हुई है, FA की बात हुई है, तो आपको पता है ये तो हम वही वाला लेते हैं जिसमें हम साथ ही साथ बच्चे की सारी स्किल्स चेक करते हैं ओवरऑल पूरा। तो ये वो है जिसमें आप साथ ही साथ क्या कर रहे हो, सबसे पहले डायग्नोस कर रहे हो। हाँ, जो समेटिव होता है उसमें क्या है कि आपका डायरेक्ट पता चल गया और अब वो रिजल्ट है, उसके बाद आप उसमें कुछ इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते। बट फॉर्मेटिव में क्या है, जैसे आप डॉक्टर के पास गए, है ना, और आपने बोला कि आपको ये बीमारी है, तो वो डॉक्टर ये कहेगा कि ठीक है आपको ये प्रॉब्लम्स हो रही है, वो नहीं पता
पेशेंट को किसको क्या प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम डॉक्टर टेस्ट से चेक करेगा। तो वही टेस्ट जो डॉक्टर करता है किसके लिए, कि आपको डेंगू है या मलेरिया है, वो चेक करेगा किससे, डायग्नोस करके, है ना। और डायग्नोस करने से वो निकालेगा चीजें कि आपको ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम निकालने के बाद वो क्या करेगा, उसके अकॉर्डिंग उसको क्या देगा, रेमेडी देगा। तो डायग्नोस्टिक होना चाहिए, ठीक। और कैसा होना चाहिए, रेमेडियल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, रेमेडियल होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे फॉर्मेटिव असेसमेंट में आपकी दोनों चीजें आ गई, डायग्नोस भी आ गया और रेमेडियल भी आ गई, और इसीलिए इसको हम कहते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग। सीखने के लिए या अधिगम के लिए जो असेसमेंट किया जाता है, कि जहां आपको नहीं आता वहां पे टीचर आपको किसी न किसी तरीके से कराएगा, चीजों को इम्प्रूव करेगा, और अगर फिर भी नहीं इंप्रूवमेंट हो रहा है तो अपना टीचिंग मेथड भी चेंज करेगा। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर थर्ड आंसर, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज सम क्राइटेरिया फॉर द सिलेक्शंस ऑफ लैंग्वेज आइटम्स शुड इन्वॉल्व। मतलब कुछ ऐसे क्राइटेरिया होने चाहिए किसके लिए, जब आप सेलेक्ट कर रहे हैं किसको, लैंग्वेज आइटम्स को। तो क्या होना चाहिए, इनफ वर्कशीट्स फॉर प्रैक्टिस, नहीं। एवरीडे वोकैबुलरी एंड सेंटेंसेस, नहीं। देयर लर्न एबिलिटी, कवरेज एंड टीच एबिलिटी। मतलब वो ऐसा होना चाहिए, आपका मटेरियल ऐसा होना चाहिए जो क्या करे, सब कुछ कवर करे, उसमें पूरी कवरेज मिलनी चाहिए बच्चे को, उसके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए और टीच एबिलिटी होनी चाहिए। मतलब कैसा होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, सिंपल। क्या नहीं होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, राइट, टिक। एंड अ फोकस ऑन लैंग्वेज रूल्स। तो ये तो बिल्कुल ही ऑप्शन गलत है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। Next question is, yes, continuous and comprehensive evaluation should be adopted by all school because। क्यों इस चीज को सारे स्कूल्स को अडॉप्ट करना चाहिए। तो पहली चीज, ट्रेडिशनल पेन पेपर टेस्ट डू नॉट असेस एंड एनहेंस ऑल द एट्रीब्यूट्स एंड एबिलिटीज ऑफ लर्नर। मतलब जो आपका पेन पेपर टेस्ट है वो असेस नहीं कर पाते बच्चों को करेक्टली, और साथ ही साथ वो बच्चे में किसी तरीके की एट्रीब्यूट्स या फिर एबिलिटीज उनकी इनहेंस नहीं कर पाते, इंप्रूव नहीं कर पाते। तो बिल्कुल ठीक है आपका, क्योंकि सिर्फ पेन पेपर टेस्ट जो पहले हुआ करते थे उसमें बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट हम नहीं कर सकते। क्लियर, तो सीधा सा आंसर आपका ए हो गया करेक्ट। इट फ्रीज द लर्नर्स फ्रॉम स्टडीज एंड हार्डवर्क। तो ये ऐसा नहीं है कि ये मुक्त कर देता है बच्चों को कि अब उन्हें पढ़ना नहीं है या हार्डवर्क नहीं करना, बिल्कुल गलत ऑप्शन है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे को हार्डवर्क नहीं करना। इट एफर्ट्स टीचर्स अपॉर्चुनिटीज टू टेस्ट लर्नर्स फ्रिक्वेंटली। ऐसा नहीं है, हर टाइम हम नहीं उनको फ्रिक्वेंटली नहीं लर्न कर सकते। देन इट इज द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। तो ये भी नहीं होगा, ठीक। जो सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट है, ये दो तो बिल्कुल ही रॉन्ग थे, तो फिर भी इसमें हम देखेंगे तो ऑप्शन ए जो है वो हमेशा हमेशा बिल्कुल ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ ट्रेडिशनल क्लासरूम। कौन सा ऐसा है जो ट्रेडिशनल क्लासरूम, मतलब जो हमारा स्टार्टिंग में होता था, शुरू से हम कैसे पढ़ते आए थे, पेन पेपर से पढ़ते आए थे, है ना। तो उस तरीके की चीजें, तो टेक्स्ट बुक हमेशा से होती है, चौक भी होती है, ब्लैक बोर्ड भी होता है, क्या नहीं होता, कंप्यूटर। ये आपका किस में आ गया, ये मॉडर्न क्लासरूम आ गया, ठीक है, जो आजकल की क्लासरूम है। तो वो वही पूछ रहा है, इज नॉट द पार्ट, तो नॉट में डी ऑप्शन इज करेक्ट। सेवेंथ क्वेश्चन इज, यूनिट टेस्ट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ इवेल्युएशन। यूनिट टेस्ट किसका है, आपको बताया था जितने भी यूटीज वगैरह होते हैं आपके या पीरियोडिक टेस्ट होते हैं वो किस में होते हैं, वो फॉर्मेटिव में होते हैं। क्लियर, किस में होते हैं, फॉर्मेटिव। नेक्स्ट इज, कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन रेफर्स टू असेसमेंट ऑफ। ये क्या करता है, कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन किसको असेसमेंट करता है, समेटिव असेसमेंट, तो सिर्फ एक तो नहीं, को करिकुलर नहीं, एकेडमिक नो, क्या करता है, सबको करता है कवर अप, बोथ स्कॉलिस्टिक एंड को स्कॉलिस्टिक, ठीक है। वो वहां पे नॉन नहीं था, वो को था, ओके। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट।
abilities for adopting and positive behavior that enables student to deal effectively with everyday demands and challenge are। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि ऐसी एबिलिटी जो क्या करती है, बच्चों को डील करवाती है इफेक्टिवली विद एवरीडे डिमांड्स, उनकी जो रोजमर्रा की लाइफ है उसमें जो चैलेंजेस आते हैं उनको हैंडल करने के लिए बच्चा कैसे क्या हो जाता है, कैपेबल हो जाता है। किसमें, अगर वो ये चीजें कर पा रहा है तो इसका मतलब वो किसमें कैपेबल है, वो है आपका लाइफ स्किल्स में, राइट। इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत वो इंटेलिजेंट है, उसमें मल्टीपल इंटेलिजेंसेस हैं, या फिर वो लर्निंग डोमेन्स है, या फिर लर्निंग मेथड्स अलग अलग है। तो आपको क्या करना है कि अगर वो डेली में एवरीडे लाइफ में ये चीजें कर पा रहा है, इट मीन्स वो लाइफ स्किल्स जो है वो उसकी वो एबिलिटी उसके अंदर क्या है, स्ट्रांग है। क्लियर। तो ये हमारा है 10th क्वेश्चन एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन ऑफ लर्नर इज। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में करके बताएंगे, क्योंकि अब हम सारी चीजें कवर अप कर चुके हैं, तो आई होप आपको इसमें कोई प्रॉब्लम अब नहीं होने वाली है। ओके, तो यहाँ पे एक करेक्शन कर लेते हैं थोड़ा सा, जिसमें हमने देखा था, यस, यहाँ पे को करिकुलर है। ओके, क्या है, को करिकुलर। ओके, यहाँ पे करिकुलर था और यहाँ पे को, ये नॉन करिकुलर नहीं है। ओके, तो यहाँ पे आपको सारी चीजें आई होप क्लियर हो गई होंगी और अब आप करेंगे इस पे प्रैक्टिस। ओके, थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग।